जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केजीएस आईएएस के 17th 1 बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सबसे पहले किस वंश के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो याद रखना है कि दिल्ली सर्वप्रथम जो राजधानी बना था वह तोमर वंश के अंतर्गत बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें दिल्ली शहर की तो दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो तोमर वंश के शासक था, तोमर वंश का एक शासक था अनंगपाल। अनंगपाल ने ही क्या किया था, दिल्ली शहर की स्थापना की थी। और तोमर वंश के शासकों के द्वारा ही दिल्ली को सर्वप्रथम जो है राजधानी बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तोमर वंश के बाद दिल्ली जो है किसकी राजधानी बनी थी, किस वंश की। तो याद रखना है यह बना था चौहान वंश या चौहान वंश भी आप कह सकते हैं। इसके बाद दिल्ली चौहान वंश की क्या बनी थी दोस्तों, राजधानी बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है भूमि के प्रकार और विवरण। पहला है कि वेलन वेगाई। तो वेलन वेगाई क्या था, तो यह जो था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था वेलन वेगाई। ब्राह्मण दे क्या था, तो नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रह्मदेव क्या था, तो यह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी ब्रह्मदेव। फिर है पल्ली चंदम। पल्ली चंदम क्या था, तो यह जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को कहा जाता था पल्ली चंदम। फिर साला भोग क्या था, तो साला भोग जो था किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, साला भोग कहा जाता था। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का क्या होगा, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क शासकों में शामिल थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, खिज्र खां, मिन्हाज उज सिराज और रजिया। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क शासकों में कौन कौन सा शामिल था। तो इसमें शामिल था शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। और कौन कौन थे इसमें शामिल, तो याद रखेंगे प्रारंभिक तुर्क में कौन कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन। खिज्र का और मिन्हाज उस सिराज नहीं थे। इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है कि तबकाते नासरी, तबकाते नासरी यह किसके द्वारा लिखा गया, तो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा यह लिखा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो उसने अपने सैनिकों के लिए सीढ़ी नामक एक नया छावनी नगर बनाया था, बिल्कुल यह सही है। उसने अपने सैनिकों को नगद के बजाय जागीर के रूप में वेतन देने का निर्णय लिया था, तो ये उल्टा किया था। इसने जागीर के बदले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन दिया था अपने सैनिकों को। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास रखते हुए किस क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो याद रखना है अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास रखते हुए खुरासान क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल अपनी मातृपक्ष की वंशावली चंगेज खान से जोड़ते थे। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पैतृक पक्ष से मुगल तैमूर वंश के वंशज थे, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। माता की तरफ से ये चंगेज खान से जुड़ते थे और पिता की तरफ से ये किससे जुड़ते थे, तो तैमूर के वंशज से जुड़ते थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मुगल सम्राट बाबर ने
1494 में फरगना का सिंहासन संभाला। तो यह बिल्कुल जो है दोस्तों सही है। 1494 ईस्वी में फरगना जो था, फरगना का सिंहासन संभाला था बाबर ने। कितने वर्ष की उम्र में? याद रखना है 12 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है कि अकबरनामा का तीसरा भाग अकबर के शासनकाल से संबंधित है। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। अकबरनामा जो है 3 पार्टों में विभाजित है। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया और तीसरे भाग को क्या कहा गया है? तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो अकबर के शासनकाल का उल्लेख जो है दूसरे भाग में है। ठीक है, दूसरा जो भाग है उसमें अकबर के शासन काल से वो संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुगलों द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती थी? यह सवाल पूछा गया। तो किसको निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती थी? तो याद रखना है रैंक और वेतन को निर्धारित करने के लिए यह उपयोग में की जाती थी दोस्तों। भूमि स्वामित्व अधिकार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थीं? यह सवाल पूछा गया। तो यह किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी? तो ये कुश्ती में भी विशेषज्ञ थी, ज्योतिष में भी, लेखांकन में भी और भविष्यवाणी, ये सभी में जो थी विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं क्या थी? विशेषज्ञ थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो निर्माण किया गया था वह चंदेल वंश के राजा के द्वारा किया गया था। कौन थे शासक? तो धंगदेव। धंगदेव ने इसका निर्माण कराया था, कंदड़िया महादेव। आपको बताना है कि यह कंदड़िया महादेव का मंदिर किस राज्य में है। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में हौजे सुल्तानी या राजा का जलाशय का निर्माण किया गया था? तो इनका नाम था इनका नाम था क्या? तो हौजे शमसी, हौजे सुल्तानी या राजा का जलाशय का निर्माण किया गया था। तो यह कराया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गजनी के सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कि क्या होगा। पहला कथन है कि वह राजा भोज के समकालीन थे जिसे उसने एक अभियान में पराजित किया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है कि वह राजा भोज के समकालीन थे। राजेंद्र प्रथम के समय के सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने भारतीय उपमहाद्वीप के में कई बार आक्रमण किया था। तो ये याद रखना है किसके समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, वह सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। तो यह बिल्कुल सही है कि वह सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में किला निर्माण की अनुमति दी थी? तो भटकल में किला निर्माण की अनुमति किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित हम्पी को इस साम्राज्य का प्रमुख केंद्र माना जाता था। बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी हम्पी को अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि हम्पी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बताना है कि हम्पी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन हुंडी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो हुंडी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है विनिमय पत्र। हुंडी किसे कहा जाता था? तो विनिमय पत्र को हुंडी कहा जाता था मध्यकालीन इतिहास में। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आने वाले किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारों और व्यापार में उनकी भूमिका का वर्णन किया है? तो इनका नाम है क्या? इनका नाम है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ने, जो कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आए थे और ये एक अंग्रेज थे, उन्होंने व्यापारी ने जो थे ये एक व्यापारी थे और इन्होंने बंजारों और व्यापार में भूमिका का वर्णन किया था पीटर मुंडी ने। नेक्स्ट है कि वे एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। वह मत जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम सत्य के रूप में है। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ये बोला जा रहा है। तो अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। तो अद्वैत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से किस धार्मिक आंदोलन का वर्णन ऊपर किया गया है। इसने भगवान की भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा। इसने मुस्लिम विद्वानों द्वारा लागू किए गए कठिन रीति रिवाजों और जटिल नियमों को नकारा। तो यह किससे जुड़ा है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सूफीवाद से यह धार्मिक आंदोलन का वर्णन ऊपर किया गया। सूफीवाद धार्मिक आंदोलन का ऊपर वर्णन किया गया कि इसने भागवत की भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा और इसने मुस्लिम विद्वान द्वारा लागू किए गए कठिन रीति रिवाजों और जटिल नियमों को क्या किया था, नकारा था। नेक्स्ट है 19 नंबर हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से प्रशिक्षण विधियों का कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है हमारा कि जिक्र किसी नाम या पवित्र मंत्र का जाप है, बिल्कुल सही है। रक्स क्या था, नृत्य था, यह भी सही है। पीड़ जो था, पीड़ किन्हें कहा जाता था, गुरु का मार्गदर्शन कहलाता था पीड़, या पीड़ गुरु को भी कहा जाता था। जिंदा पीड़ किसे कहा जाता था, ये पॉइंट पूछा जाता, तो जिंदा पीड़ कहा जाता है औरंगजेब को, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं आप। राइट आंसर की बात करें तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारत में फनम शब्द का क्या अर्थ है। तो फनम शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सिक्का। मध्यकालीन भारत में फनम को क्या कहा जाता था, सिक्का कहा जाता था, जो कि एक छोटी मूल्य वर्ग का क्या था दोस्तों, सिक्का था, जो आमतौर पर सोने या चांदी का बना होता था, सोना या चांदी। नेक्स्ट है कि तुगलक वंश के दौरान लगाए गए निम्नलिखित करों में से कौन से युग में सुमेलित है। खम्स जो था वो क्या था, तो खम्स युद्ध में जो लूटा हुआ धन था वो खम्स कहलाता था, बिल्कुल सही है। जकात क्या था, तो गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर जकात था, यह गलत है। गैर मुसलमानों नहीं, जो कि वास्तविक मुसलमान होते थे उन पर लगाया जाता था जकात। ये जो जजिया है यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है, मतलब उल्टा इसमें दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर हमारा सवाल कि 18वीं शताब्दी के दौरान खालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इन्होंने पंजाब में मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली दोनों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, और दूसरा कि इन्होंने 1765 में खान बहादुर खान के लेख वाले सिक्कों के समान सिक्के जारी कर स्वतंत्रता की घोषणा की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखना केवल ऊपर वाला सही है कि इन्होंने पंजाब में मुगल सूबेदारों और अहमद शाह अब्दाली दोनों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। दूसरा गलत है 1765 में, याद रखना 1765 में खालसा ने अपनी संप्रभुता दर्शाने के लिए अपना सिक्का खुद ढाला, जिस पर बंदा बहादुर के दौर के समान प्रतीक अंकित थे, न कि खान बहादुर खां के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है 23 नंबर की राक्षसी तंगड़ी के युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है तालीकोटा का जो युद्ध है उसे हम लोग राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी। और ये कब लड़ा गया था, तो याद रखना है यह लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को यह लड़ा गया था ईस्वी को, राक्षसी तंगड़ी जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। किसके किसके बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत था, उसमें कौन कौन शामिल था, तो बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। याद रखना तालिका कोटा के युद्ध में कौन शामिल नहीं हुआ था, तो याद रखना बराड़ इसमें शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन आपको पहचाना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर पहला कि वे सालू वंश से संबंधित थे, उनका जन्म 1471 में हुआ था, तो ये गलत है। ये जो थे सालू नहीं बल्कि तुलु वंश से संबंधित है, कृष्णदेव राय, और इनका जन्म जो हुआ था 1471 ईस्वी में हुआ था। उन्हें सबसे बड़ी सैन्य सफलता 1520 में रायचूर की लड़ाई में मिली थी, तो ये स्टेटमेंट सही है कि उन्हें जो है कृष्णदेव राय को सबसे बड़ी जो सफलता मिली थी 1520 ईस्वी में रायचूर की लड़ाई में मिली थी। राइट आंसर की बात करें तो गलत पूछा गया है, तो ए गलत होगा, यानी ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि क्या होगा। तो पहला है कि वह उत्तर भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। उसकी असाधारण उदारता के लिए उसे लाख बख्श, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला, की उपाधि मिली थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने शुरू किया था? तो यह चलाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यह भी पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था वह इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है लोदी वंश के किस शासक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगाया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो लोदी वंश का कौन सा शासक था? तो सिकंदर लोदी ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है। अगर हम बात करें तुगलक में कौन था, तो तुगलक में कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था गैर मुसलमानों से। नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ दिया गया आधिकारिक उपाधियां और भूमिका या उत्तरदायित्व। आरईजे मोमालिक, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वीवीआई कर लेंगे। तो आरईजे जो मोमालिक था वह सैन्य विभाग का प्रमुख था। ठीक है। तो यह हो जाएगा पूरे देश की सेना का प्रभारी मंत्री था ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का 4। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर कौन था? तो यह शाही घोड़ों का कमान संभालने वाला अधिकारी था, इसे कहा जाता था अमीर ए आखुर। तो इसका हो जाएगा घोड़ों का स्वामी। अमीरे अमीरे तुजुक कौन था? तो यह था समारोह का संचालक, तो ये हो जाएगा 2। और अमीर कौन था? तो यह कमांडर या तीसरा सर्वोच्च अधिकारी ग्रेड था। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किसमें? तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है कि सैयद वंश के इतिहास पर एक प्रमुख पुस्तक तारीखे मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीखे मुबारक शाही। राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि कौन सा है। तो गाजी मलिक जो था तुगलक वंश का संस्थापक था। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि गाजी मलिक जो था यानी गयासुद्दीन जो था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, वह तुगलक वंश का संस्थापक था जिसे हम लोग गाजी मलिक के भी नाम से जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक एक नया विभाग शुरू किया। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दीवाने कोही नामक नया विभाग शुरू किया गया था कृषि के विकास के लिए, किसके द्वारा? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बड़िद कौन था? तो बड़िद जो था सल्तनत के प्रशासन में ऐसे खुफिया अधिकारी या जासूस होते थे जो सूचना इकट्ठा करने और सुल्तान की रिपोर्ट करने के काम में लगे रहते थे। तो खुफिया अधिकारी था, यह बिल्कुल सही है। मुन्हीयान कौन था? तो गुप्त जासूस या मुखबिर था, यानी यह गुप्तचर था, बिल्कुल सही है। सराय अदल क्या था? तो सराय अदल कौन था? तो याद रखेंगे सराय अदल, जिसे सराय अदल या साहड़ ए अदल भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कपड़ा और विलासिता की वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए स्थापित एक विशेष बाजार था। ठीक है। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो तीनों के तीनों यहाँ पर मिलान सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर उन्होंने 12 साल तक आगरा और 5 से 6 साल तक मालवा के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनके पास एक बड़ी सेना थी, उनके पास बहुत धन था और उनका प्रभाव दिल्ली से नर्मदा तक फैला हुआ था। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस शासक का वर्णन किया गया है? तो किस शासक का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया सवाई जयसिंह का। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया? तो तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के मकबरे में सबसे पहले कौन सा वास्तुशिल्प नवाचार प्रस्तुत किया गया था? यह सवाल है। तो याद रखना दोहरा गुंबज वास्तुकला पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी सिकंदर लोदी के मकबरे पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सरिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो यह मुस्लिम समुदाय के आचरण और प्रशासन को नियंत्रित करने वाला धार्मिक और कानूनी ढांचा था। यह सरिया शब्द का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिंगायत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो इन्होंने जाति प्रथा को टुकराया, पुनर्जन्म में अविश्वास प्रकट किया और शवों का दाह संस्कार करने के स्थान पर उन्हें दफनाने की परंपरा अपनाई। बिल्कुल यह सही है।
यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के ब्राह्मण मंत्री बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिया गया है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो 37 नंबर हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। सूफी परंपरा से संबंधित शब्द एक तरफ और अर्थ। पीड़ क्या था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पीड़ किन्हें कहा जाता था। तो पीड़ कहा जाता था आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक को। तो ये हो गया ए का 1। मुरीद कौन था? तो मुरीद जो था सूफी संत का शिष्य कहलाता था। तो ये 2 हो गया। उर्स क्या था? तो यह संत की पुण्यतिथि थी। और जियारत क्या था? तो संतों की दरगाह की तीर्थ यात्रा थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन डी इसका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राज्य और उसके संस्थापक के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? अवध। तो अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां, बिल्कुल सही है। बंगाल का कौन था? तो बंगाल का जो संस्थापक था वह मुर्शिद कुली खां था, अलीवर्दी खां नहीं था। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद का कौन था? तो हैदराबाद का जो संस्थापक था वो कौन था? आसफजाह, जिसे हम लोग निजाम उल मुल्क के भी नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ही सही है। 38 का राइट आंसर बी होगा। सूफी 1 को सूफी बोल रहा हूँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ विदेशी यात्री दिया गया और संबंधी शासक। तो निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था या किस शासक के दरबार में आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो आया था वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। 1 का 2 हो गया। बारबोसा की अगर हम बात करें तो बारबोसा किसके समय आया था? तो यह कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। नूनिज जो था वह किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था दोस्तों अच्युत राय के शासनकाल में आया था। और अब्दुल रजा किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको कर लेंगे। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किसमें? तो यह है ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट है, कौन सा बहमनी शासक एक कुशल भाषाविद और कवि के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान फिरोज। यह बहमनी का शासक था जो कि क्या था? एक कुशल भाषाविद और कवि भी था। नेक्स्ट है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि क्या है। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। बैरम खान को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्ति के समय खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया कि बैरम खान को साम्राज्य के वजीर के रूप में जब नियुक्त किया जा रहा था तो उसी समय दिया गया था खाने खाना की उपाधि। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, विजयनगर शैली के स्तंभों पर सबसे अधिक किस जानवर को दर्शाया गया है? अच्छा सवाल है। तो इसमें दर्शाया गया घोड़ा को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि के स्थान पर चित्रकला के एल्बम और व्यक्तिगत तस्वीरों के स्वरूपों को तरजीह दिया था? तो कौन था वह मुगल बादशाह? तो यह था जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चौसा, चंदावर, खानवा। आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा, उसके बाद खानवा का युद्ध आएगा यानी सी, उसके बाद आएगा ए। तो खानवा का युद्ध मैंने बता दिया। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह चंदावर का जो युद्ध है वह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी सी ए। ठीक है, और यहाँ पर बी सी ए नहीं दिया गया, आप इसको 1, 2, 3 करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1। 2, 3, 1 किस में है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 नंबर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 45 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया यह आपको बताना है। उन्होंने अपना धार्मिक संप्रदाय स्थापित करने से पहले रामानुज की शिक्षाओं का पालन किया। दूसरा है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को संप्रेषित करने के लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति कबीर उनके शिष्यों में से एक थे।
तो यह किसके बारे में बोला जा रहा है? तो यह बोला जा रहा है किसके बारे में? तो यह बोला जा रहा है रामानंद के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण के कारण विंध्य के उत्तर में तुर्की सल्तनत की अस्थायी स्थापना हुई? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कारण विंध्य के उत्तर में तुर्की सल्तनत की अस्थायी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसका वर्णन किया गया है? उसने सेना दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जहां पे आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ही होगा। दीवाने अर्ज से रिलेटेड बलबन से बीपीएससी में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, फिर भी हम देख लेते हैं। उसने दीवाने अर्ज को पुनर्गठित किया और विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैनात किया। उसने अजमेर और नागौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणथंभौर और ग्वालियर पर कब्जा करने में असफल रहा। आपसे सवाल पूछा गया कि उपयुक्त कथनों में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में किसका वर्णन किया गया? मैंने बता भी दिया है, दीवाने अर्ज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान कब किया था? 1306 से 7 में किस शासक ने आत्मसमर्पण किया और उसे राय रैन की उपाधि दी गई? आत्मसमर्पण किसने किया था, यह सवाल पूछा गया है। तो आत्मसमर्पण किया गया था रामचंद्र के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राय रायन की उपाधि दी थी। तो यह भी वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ वारंगल के राय रुद्रदेव का समर्थन करने के लिए 1324 में उल्गू खान ने किसे पराजित किया था? तो उल्गू खान ने पराजित किया था भानुदेव द्वितीय को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उपयुक्त में से कितने उपाय किए? ये सवाल पूछा गया है। तो पहला कि उसने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया था। हम लोगों ने देखा था दीवाने को ही स्थापना किया था कृषि के विकास के लिए। दूसरा कि उसने चांदी की कमी को दूर करने के लिए टोकन मुद्रा शुरू किया, यानी सांकेतिक मुद्रा चलाया था, ये बोला जा रहा है। तो यह भी बिल्कुल सही है। उसने अमीर ए तुजुक की स्थापना की, ये बोला गया है। अमीर ए तुजुक की स्थापना उसके द्वारा जो है किया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है कि उसने अमीर ए तुजुक की स्थापना की थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह दिल्ली में स्थित नहीं है? किस सूफी संत की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित नहीं है? राइट आंसर होगा शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकड़। इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, जबकि नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी, मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी, इनका मकबरा दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकड़ का मकबरा दिल्ली में नहीं है। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के पाकपट्टम में है। कहाँ पर? तो पाक पट्टन में है इनका मकबरा। नेक्स्ट है महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो उसके हमलों का उद्देश्य गजनी को मध्य एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनाना था, यह स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। वह भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने में बहुत रुचि रखता था, ऐसा नहीं था कुछ। वह पंजाब में गजनवी क्षेत्र के विरुद्ध अभियान चलाना चाहता था, यह भी स्टेटमेंट गलत है। 1025 में सोमनाथ पर उसके आक्रमण का उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना था, यह भी नहीं था इसका उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मध्यकाल में तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय गुजरात का गवर्नर कौन था? गुजरात का गवर्नर पूछा जा रहा है कि कौन था? तो उस समय गुजरात का गवर्नर था जफर खां। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में हुआ था, ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था, और उस समय जो गुजरात का गवर्नर था वो जफर खां था। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वह है कि आईने दहसाला एक नई भूमि राजस्व प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है 55 नंबर। तुजुके जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? तो तुजुके जहांगीरी, जहांगीरी यहाँ पर लगा हुआ है, तो यह जहांगीर की आत्मकथा है। मुगल सम्राट में या मुगल साम्राज्य में 2 ऐसे बादशाह हुए थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। कौन कौन सा था? तो एक बाबर था, एक जहांगीर था। बाबर की आत्मकथा का नाम है क्या? तुजुके बाबरी।
किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके जहांगीरी। याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शाहजहां के आदेश पर बादशाह नामा किसने लिखा था? तो बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत द्वारा रचित कौन सा फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ बाबर और हुमायूं के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीख रसीदी। किस मुगल बादशाह की आत्मकथा विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृतियों में से एक मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बाबर की। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर ने सत्ता संभाली तब इनमें से कौन उपदेश दे रहा था? ये आपसे सवाल पूछा गया, काफी डीपली ये सवाल पूछा गया है। तो कौन उपदेश दे रहा था, ये सवाल है। तो गुरु नानक देव उस समय उपदेश दे रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर ने सत्ता संभाली तब उनमें से कौन उपदेश दे रहा था? तो गुरु नानक देव उपदेश दे रहे थे। दादू दयाल नहीं होगा, त्यागराज भी इसका आंसर नहीं होगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं और लोधी वंश के अंतिम वर्षों तक जारी रहा और 1526 ईस्वी में बाबर के भारत पर विजय के दौरान और उसके बाद भी सक्रिय रहे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रजिया ने किस इथोपियाई सरदार को शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया था? तो इसका नाम था याकूत खां। और रजिया सुल्तान का प्रेम किससे था? तो इसी से था, याकूत खां से। नेक्स्ट है, मलिक काफूर को उसके दक्षिणी अभियानों के बाद मलिक नायब के रूप में किसने नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित थे। ये सवाल पूछा गया। और गलत कथन की पहचान करना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए। संत जो निम्बार्क थे अकबर के समकालीन नहीं थे, वे अकबर से बहुत पहले लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच माने जाते हैं। कबीर जो थे, संत कबीर 15वीं शताब्दी में हुए थे, जबकि शेख अहमद सरहिंदी जो थे 16वीं से 17वीं शताब्दी से संबंधित है। अतः कबीर पर उनका प्रभाव संभव नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सी। एकता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो एकता एक ऐसी राज्य व्यवस्था थी जिसमें नगद वेतन के स्थान पर भूमि से प्राप्त आय का अधिकार दिया जाता था और इसे स्थानांतरित भी किया जा सकता था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एकता प्रणाली के बारे में। यूरोप की सामंती जागीरों के विपरीत एकताएं वंशानुगत मानी जाती थी और इनमें भूमि के स्वामित्व का अधिकार भी शामिल होता था। तो यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। एकता का अनुदान भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता था, याद रखना है पहला बात। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। सही पूछा जा रहा था तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी डिटेल पीडीएफ में दिया गया, आप वहां से देख लेंगे इसको। बर्नी की निम्नलिखित में से किस पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की स्मृति है? राइट आंसर हो जाएगा हसरतनामा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? बर्नी के द्वारा लिखा गया और इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की स्मृतियां हैं। 66 नंबर सवाल को अगर हम देखें तो हमारा सवाल है 66 नंबर कि दिल्ली सल्तनत में वजीर की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। आइए एक एक कर देखते हैं। तो वह सुल्तान के प्रमुख प्रशासक और सलाहकार होते थे जो कभी कभी सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी करते थे, लेकिन वे सुल्तान के अधिकार के अधीन ही रहते थे। यह वजीर के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विजारत यानी वजीर का पद को शाही कर्मचारियों के वेतन या वित्तीय अभिलेखों पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो यह जो था शाही कर्मचारियों के वेतन या वित्तीय लेखों पर इनका नियंत्रण था वजीर का, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुतुब मीनार परिसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन पहचाना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यह प्रारंभिक इस्लामी भारत
कि धार्मिक और समाधि से संबंधित स्थापत्य संरचनाओं के माध्यम से उसकी वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। यह कुतुब मीनार परिसर बिल्कुल सही है। कुतुब मीनार के उत्तर में स्थित अलाई मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। अलाई मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर गलत पूछा जा रहा था, तो 2 इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा समुद्री मार्ग, जिसे समुद्री रेशम मार्ग भी कहा जाता है, जापान को एशिया और मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ता था? तो कौन सा समुद्री मार्ग था? तो यह था मसाला मार्ग, जो जापान को एशिया और मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ता था। नेक्स्ट है 69 नंबर, बर्नी ने पुस्तक बाजार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? बाजार को ध्यान में रखते हुए कौन सा पुस्तक लिखा गया था बर्नी के द्वारा? तो यह लिखा गया था तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुहरवर्दिया सिलसिला से संबंधित एक प्रमुख मौजूदा कृति है? सुहरवर्दिया संप्रदाय से रिलेटेड यह सवाल पूछा गया है। इसका नाम है किताब अदब अल मुरीदीन। एक प्रमुख कृति इसे माना जाता है सुहरवर्दिया सिलसिला के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और बात करें कि सुहरवर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो अब्बू अल नजीब अल सुहरवर्दी ने इसे लिखा था, इस किताब को। बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक कौन था? तो यह प्रधानमंत्री था, बिल्कुल यह सही है। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा जो था सेना का प्रमुख कमांडर था, यह भी सही है। बारबेक कौन था? तो बारबेक जो था राजा का निजी सचिव था, यह भी सही है। और सरपरदार कौन था? तो सरपरदार समारोह के मास्टर थे, यानी दरबारी रस्मों का प्रभारी था, यह भी स्टेटमेंट सही है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी यहाँ पर जो मिलान दिए गए हैं युग्म वह सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है सेक्शन से छोड़ा नहीं गया। प्रत्येक सेक्शन से जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकता था वो इस प्रैक्टिस सेट में, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, ये हमारा 10th प्रैक्टिस सेट है, तो जितना भी आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा आपको मालूम चल गया होगा कि एक भी जो सेक्शन है इसमें छोड़ा नहीं गया। सबको स्टेटमेंट वाइज में अच्छे से सवाल बना कर दे दिया गया। बाकी जो डिटेल है वो पीडीएफ में आप देख लेंगे तो और आपका जो है दोस्तों इस क्वेश्चन पर क्लियरिटी बन जाएगा। पहला है कि यह एक वैष्णव संप्रदाय है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और जो भगवान विष्णु की उपासना करते थे। पुष्टि मार्ग के बारे में सवाल पूछा गया 72 का, यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। पुष्टि मार्ग में औपचारिक शिक्षा को ब्रह्म संबंध कहा जाता है, तो यह भी सही है कि पुष्टि मार्ग में औपचारिक शिक्षा को ब्रह्म संबंध कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में जप यानी नाम स्मरण उपासना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो यह स्टेटमेंट जो है गलत है। सेवा पूजा का मुख्य तत्व है, न कि उपासना। जप उपासना जो है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं माना गया है, बल्कि सेवा पूजा को जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर सवाल हमारा, प्रसिद्ध शैव सिद्धांत ग्रंथ शिव ज्ञान बोधम के रचयिता कौन है? तो शिव ज्ञान बोधम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मकंदर। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1318 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वैज्ञानिक विधि से निर्मित गुंबद को दर्शाने के लिए बनवाया गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अलाई दरवाजा जो था का निर्माण जो है 1311 में 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो था इसका निर्माण कराया गया था। यह दक्षिण दिल्ली स्थित कुतुब यानी कुतुब मीनार परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखें, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। यह पहला स्मारक था जिसने वास्तविक और प्रामाणिक इस्लामी वास्तुकला के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया था, तो यह स्टेटमेंट सही है कि यह पहला स्मारक था जिसने वास्तविक और प्रामाणिक इस्लामी वास्तुकला के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया था। राइट आंसर पूछा जा रहा था, तो 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो अकबर के शासन काल से पहले मुगल साम्राज्य में भू राजस्व की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, बिल्कुल सही है। अकबर की
भूमि राजस्व प्रणाली का आधार अधिकांशतः शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित व्यवस्था पर आधारित था। यह भी बिल्कुल सही है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट है कि ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण गंग वंश के किस शासक ने करवाया था? ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। कब कराया था? तो 1250 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाबर द्वारा विजित क्षेत्र और विजय का वर्ष। तो भेड़ा को कब जीता गया था बाबर के द्वारा? तो भेड़ा को जीता गया था 1519 में। सियालकोट को कब जीता गया था? 1520 ईस्वी में। लाहौर को कब जीता गया था बाबर के द्वारा? तो यह जीता गया था, एक मिनट गलत है यह जीता गया था। लाहौर को कब जीता गया था? तो 1524 ईस्वी में। और पानीपत का लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो 1526 में। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में। युद्धों और उनके संबंधित वर्षों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच, ये भी सही है। फिर है घाघरा और फिर है चंदेरी। आइए एक कर कर हम देखते हैं इसका घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1529 ईस्वी में, यह भी स्टेटमेंट सही है। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिया गया है। आप याद रख सकते हैं पानी पी खाना खा चंदा दे घर जा। तो 26, 27, 28 और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से सुमेलित कौन सा नहीं है 78 का? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी के सभी यहाँ पे सुमेलित दिए हैं। मैंने ठीक क्या बताया? पानी पी खाना खा चंदा दे घर जा, याद रखना है। 26, 27, 28 और 29। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। एक मिनट, यहाँ पर जो सुधार कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, मतलब पीडीएफ में सी दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत खान लोदी ने। तो दौलत खान लोदी ने लोदी वंश के अंतिम शासक को सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान लाहौर के गवर्नर के रूप में कार्य किया। इब्राहिम के शासन से असंतुष्ट होकर दौलत खान लोदी ने बाबर को साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। 79 का सी दिया गया पीडीएफ में, आप सुधार कर लेंगे, वहां पर देख लेंगे। दौलत खान लोदी इसका राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी नहीं होगा। और इब्राहिम लोदी क्यों करेगा जबकि वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से लड़ाई तो था। ये दौलत खान जो लोदी था इब्राहिम लोदी के शासनकाल से क्या था? शासन से असंतुष्ट था, इसलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किस सैन्य रणनीति का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था? इसको वीवीआई कर लीजिए, सवाल पूछा गया है कई एग्जामों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमन पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। यानी ऑटोमन मतलब तुर्क पद्धति का इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था दंती दुर्ग। उनकी राजधानी मान्यखेट थी, यह सवाल पूछा गया, तो यह भी सही है कि राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेट थी। गलत पूछा जा रहा था, तो न तो एक ना ही दो। अंकोर वाट मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो यह जो है खमेर शैली का उदाहरण है अंकोर वाट का मंदिर। इसे किसने बनाया था? तो खमेर साम्राज्य के राजा, याद रखना है, खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन। ये इंपॉर्टेंट है सवाल। सूर्यवर्मन द्वितीय ने यह बनाया था। कब? तो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में। नेक्स्ट सवाल है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था कालिंजर में। और मकबरा इनका कहाँ पर है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट है हमारा सवाल है
84 नंबर की शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है आपको, कोई कौन सा सही है। उसने त्रिधातु मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की जिसने बाद में मुगल सिक्का प्रणाली को भी प्रभावित किया, बिल्कुल सही है। उसने खानवा का युद्ध हुमायूं के विरुद्ध लड़ा और विजयी रहा, तो खानवा का युद्ध अभी हम लोगों ने देखा था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, न कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने संपूर्ण भूमि की माप करवाई और उसके आधार पर एक न्याय संगत राजस्व प्रणाली लागू की, यह बोला जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला क्या है हमारा कि उसने मध्य भारत से क्षेत्रीय विस्तार की अपनी नीति शुरू की, बिल्कुल सही कि उसने मध्य भारत से क्षेत्रीय विस्तार की नीति शुरू की। दूसरा है कि पानीपत की लड़ाई अकबर और इब्राहिम लोधी, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556, द्वितीय लड़ाई जो था, पहली नहीं द्वितीय। हेमू अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत की द्वितीय लड़ाई, न कि इब्राहिम लोधी के बीच। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। कब हुआ था? 1556 में। सही पूछा जा रहा था तो ये इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अकबर द्वारा विजय क्षेत्र और विजय का वर्ष। तो गुजरात को कब जीता गया था अकबर के द्वारा? तो 1572 ईस्वी में। बिहार को कब जीता था? तो 1574 ईस्वी में। बंगाल को कब जीता गया था? तो 1576 ईस्वी में। और उड़ीसा को कब जीता गया था? तो 1592 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 2134 2134 किसमें? तो ऑप्शन ए में। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी दोस्तों, वह हुआ था शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को कब भेजा था? कब भेजा गया था? तो 1659 ईस्वी में भेजा गया था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? अफजल खां को भेजा था। और अफजल खां की हत्या शिवाजी के द्वारा किया गया था। किसका उपयोग करके? बगना खां का उपयोग करके। ठीक है, कब भेजा था? तो 1659 में। नेक्स्ट है कि जौनपुर के सड़की वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि कौन सा है। तो आइए देखते हैं। इब्राहिम शाह सबसे महान सड़की शासक थे जिसने जौनपुर को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, बिल्कुल सही है। मलिक सरवर इस वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। बार बार सवाल पूछा जाता है कि जौनपुर में जो सड़की वंश स्थापित किया गया था उसके संस्थापक कौन थे? तो मलिक सरवर। कालपी के युद्ध में महमूद शाह की हार के साथ यह वंश समाप्त हो गया, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इब्राहिम के उत्तराधिकारी महमूद ने चुनार पर कब्जा कर लिया लेकिन कालपी पर कब्जा करने में असफल रहे और दिल्ली पर आक्रमण करने के प्रयास में बहलोल लोदी से हार गए। उनके बाद मोहम्मद शाह और हुसैन शाह ने शासन किया और 1500 में हुसैन शाह की मृत्यु के साथ सड़की वंश का अंत हो गया। हुसैन शाह, याद रखना है, हुसैन शाह की हार के बाद यह वंश समाप्त हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर की, जैनुल आबिदीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक प्रबुद्ध कश्मीरी शासक थे जिन्होंने सिकंदर शाह के शासन में निष्कासित किए गए हिंदुओं को वापस बुलाया, बिल्कुल सही है। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। उनके शासनकाल में कश्मीर की समृद्धि के कारण उन्हें बुद्ध शाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। कश्मीर का अकबर भी इनको कहा जाता है। कई बार ये जो सवाल है आया चुका है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अहमद शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अहमदाबाद नगर की स्थापना की और 1416 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाया, क्या स्टेटमेंट यह सही है? राइट आंसर होगा यह जो है गलत है। तो अहमद शाह गुजरात के एक प्रमुख शासक थे। 1413 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की। अहमदाबाद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी घोषित किया। उन्होंने शहर को जामा मस्जिद और 3 दरवाजा जैसी शानदार इमारतों से सजाया और हरे भरे बगीचों, भव्य महलों और चहल पहल भरे बाजारों से उसकी खूबसूरती को बढ़ाया। तो ये तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट ये अहमदाबाद नगर की स्थापना किया गया था लेकिन 1416 ईस्वी में नहीं बल्कि 1413 ईस्वी में ये किया गया था, तो यही यहाँ पर गलत है।
अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह ने ही कराया था, ये सही है, लेकिन कब? 1416 नहीं बल्कि 1413 ईस्वी में। वे निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल सही है। सही कथन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर सवाल की बात करें तो 92 नंबर हमारा सवाल है कि बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है? गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पहचाना है कौन सा है? यह 1347 ईस्वी में दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। हरन कंगू, इसके जो थे, हसन गंगू भी कहा जाता है इनको, इसके संस्थापक थे और उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हसन गंगू भी बोला जाता है इनको और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या की थी? यह उपाधि धारण की थी। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हसन गंगू के द्वारा। गलत पूछा जा रहा है, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1342 में हरियर और बुक्का ने किया था। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। हरियर और बुक्का ने किया था, लेकिन 1342 नहीं बल्कि 1336 ईस्वी में। ठीक है। इस साम्राज्य का अंतिम राजवंश अराविडु राजवंश था। तो यह स्टेटमेंट सही है कि इस राजवंश साम्राज्य का अंतिम जो राजवंश था वो कौन था? अराविडु राजवंश था। तिरुमाला देवराय द्वारा स्थापित अराविडु राजवंश विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम राजवंश था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने स्वयं यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो किसके द्वारा धारण किया गया था यवन राज्य स्थापनाचार्य की? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट, चोल राजाओं के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वारियम टैंको यानी झीलों और जल आपूर्ति का प्रभारी था? तो यह था पानवरियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शब्द है और अर्थ। सुल्तान उस सड़क, सुल्तान उस सड़क किसे कहा जाता था? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सुधार कर लेंगे। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह कहा जाता है एडी वरियम को। सॉरी, पान वरियम नहीं होगा, एडी वरियम होगा। चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वारियम टैंकों और जल आपूर्ति का प्रभारी था? तो यह था एडी वरियम। कौन था? एडी वरियम था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 96 नंबर सवाल की ओर। 96 नंबर हमारा सवाल है कि सुल्तान उस तुर्क, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। क्या होता है इसका? ऊपर मैं कर दे रहा हूँ। इसका अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। खालिसा क्या होता है? तो खालिसा होता है भूमि पर सीधे राजा का नियंत्रण होता है। तो कहाँ गया ये हो गया 3। तरफदार कौन था? तो यह था प्रांत का मुखिया, एक प्रांत का मुखिया था। और अमीर कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में तीसरा सर्वोच्च अधिकारी पद कमांडर। हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किसमें? तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के दौरान परगना के समूह के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो किस समूह का इस्तेमाल किया जाता था परगना के लिए? तो सरकार शब्द का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के दौरान बख्शी के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो मीर बख्शी की सिफारिशों पर शाही दरबार द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल सही है। वह प्रांत में काजियों के धार्मिक कल्याण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह जिम्मेदारी किसकी थी? तो सदर या सदर उस सुदूर के अधीन था। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल प्रशासन के दौरान वाक्यान्वित की प्राथमिक भूमिका क्या थी? अच्छा सवाल है। तो वाक्यान्वित की प्राथमिक भूमिका थी संचार व्यवस्था को बनाए रखना। 100 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तिरुकुराल। तो तिरुकुराल जो है या थिरुकुरल के भी रूप में हम इसे जानते हैं, तो नैतिकता, दर्शन और नैतिक मूल्यों से संबंधित है। तो यह बिल्कुल दर्शन से संबंधित है तिरुकुराल। तोलकापियम, तोलकापियम जो है प्राचीन तमिल ग्रंथ है जो व्याकरण और भाषा विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल यह सही है। शिल्पादिकारम जो है एक तमिल महाकाव्य जो प्रेम, भाग्य और न्याय के विषयों पर केंद्रित है। तो यह गलत है, प्रशासन से ये रिलेटेड नहीं है। मनी मैकले व्यापारी की इसमें कहानी कहा गया है।
उत्तरवर्ती जो है महाकाव्य शिल्पाधिकारम का, जिसका नाम है मनी मैखले। गलत पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। स्थानीय प्रशासन एक तरफ दिया गया और इसका अर्थ सिकदार। सिकदार जो था, सिकदार कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता था तथा राजस्व संग्रह में आमिलों की सहायता करता था। ठीक है, तो इसका कार्यकारी अधिकारी हो जाएगा ये। मुकद्दम, मुकद्दम कौन था ये याद रखना है। तो गांव का मुखिया या पटवार कहलाता था मुकद्दम। किलादार कौन था, तो किले के सामान्य प्रशासन का प्रभारी, आसानी से याद कर सकते हैं इसको। मुतसद्दी कौन था, मुतसद्दी कौन था, तो यह सीमा शुल्क और व्यापार कराधान का प्रभारी अधिकारी था। तो ए का तो 2 हो गया, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन ए में है। खंबात में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, तो यह वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था जयसिम्हा सिद्धराज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मराठों के अधीन प्रशासनिक ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो चिटनीस सभी राजनयिक पत्राचार को संभालने और शाही पत्रों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट, चिटनीस का यही कार्य था। न्यायाधीश विदेशी मामलों और खुफिया जानकारी जुटाने के प्रभारी थे। तो न्यायाधीश ये कैसे हो जाएगा कि विदेशी मामले और खुफिया जानकारी न्यायाधीश का ये कार्य नहीं है, न्याय देना इसका कार्य है। ठीक है, यह जिम्मेदारी किसकी थी, तो याद रखना है यह दबीड़ की थी। और किसका, तो वाक यानविस की थी। सही पूछा जा रहा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मराठों के प्रशासनिक ढांचे में सड़े नौबत का पद किसके पास था, तो सड़े नौबत का जो पद था वह सेनापति के पास था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ अधिकारी है और उनका कार्य दिया गया। कुलकर्णी, तो कुलकर्णी जो था गांव के खातों और अभिलेखों का रखरखाव यह करता था कुलकर्णी। तो लेखों का, गांव के खातों और अभिलेखों का रखरखाव। और पाटिल कौन था, पाटिल जो था गांव स्तर पर कानूनी और पुलिसिंग शक्तियां इसके पास थी। तो ये इसका हो गया। अभिलेखों का रखरखाव कुलकर्णी का हो गया। देश पांडे कौन था, तो पर्यवेक्षित ग्राम अभिलेख रखरखाव, यानी ये लेखा और अभिलेख रखता था। और काम विस्तार कौन था, तो यह कर निर्धारण और संग्रहण की शक्ति इसके पास थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 105 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और इनके निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिए कि कौन सा है। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले निर्माण हुआ था किसका, कुतुब मीनार का। किसका हुआ था, तो सबसे पहले निर्माण हुआ था कुतुब मीनार का। फिर उसके बाद किसका हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था तुगलकाबाद का। फिर उसके बाद क्या किसका हुआ था, लोधी गार्डन का। देन क्या होता फतेहपुर सिकरी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद क्या 1 3 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 जो कि किसमें, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, मुगल भारत में मालिकाना का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे था, तो मालिकाना किसे कहा जाता है, यह सवाल पूछा गया। तो मालिकाना कहा जाता है भूमि राजस्व को। नेक्स्ट है 108 नंबर सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो किताब ए नौरस हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का एक संग्रह है जिसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था। बिल्कुल स्टेटमेंट यह सही है। अमीर खुसरो भारत में कव्वाली के रूप में जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के प्रवर्तक थे। तो यह बिल्कुल सही है। इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है, यह भी सवाल आया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। चंदेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बुंदेलखंड का चंदेल राजवंश 36 राजपूत वंशों में से एक था। बिल्कुल सही है। विद्याधर इस वंश के एक महान शासक और संस्थापक थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, नन्नुक था। कौन था, नन्नुक था, न कि विद्याधर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 110 नंबर सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ समुदाय दिया गया और विवरण या क्षेत्र बताया गया। तो खत्री अगर हम बात करें तो खत्री कहाँ का है,
तो खत्री है वे पंजाब के एक प्रमुख अनाज व्यापारी थे। ये थे खत्री। कोमाटी कौन थे? तो कोमाटी वे गोलकुंडा के एक प्रमुख व्यापारी समूह थे। गोलकुंडा के प्रमुख तेलुगु भाषी व्यापारी समूह था ये। बोहरा कौन था? तो बोहरा जो था वे एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे जिनकी गुजरात, उज्जैन और बुरहानपुर में मजबूत उपस्थिति थी। तो ये गुजरात, उज्जैन, बुरहानपुर में व्यापारिक समुदाय था, यह बोहरा था। चेट्टी कौन थे? तो दक्षिण भारत के व्यापारिक समूह थे, इन्हें कहा जाता है चेट्टी। ये सवाल भी आ चुका है, ये सवाल भी आ चुका है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। राइट आंसर हो जाएगा 1324। 1324 किस में? तो ऑप्शन सी में। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा सभी को मालूम होगा, इसकी भाषा थी फारसी। बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया? मैंने बता चुका है, बाबरनामा मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया है। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का राइट आंसर सी होगा। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान काना ने अकबर के आदेश पर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को संरक्षण दिया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद को संरक्षण किस किस मुगल शासक ने दिया था? तो यह दिया था हुमायूं ने। मेवाड़, बूंदी और किशनगढ़ शैली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो शैली संबंधित है दोस्तों, वह संबंधित है चित्रकारी से। खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ हिंदू धर्म और जैन धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से यह जुड़ा हुआ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं। तो चौथ एक कर था जो उन क्षेत्रों पर लगाया जाता था जो सीधे मराठों के नियंत्रण में नहीं थे। बिल्कुल यह सही है। सरदेशमुखी 25% का कर था जो मराठा राजा द्वारा किसानों पर अधिकार के रूप में लगाया जाता था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। सरदेशमुखी को शिवाजी ने अपने क्षेत्र में सरदेशमुख यानी जमींदार के रूप में अपने वंशानुगत अधिकार के आधार पर लागू किया था। चौथ के विपरीत इसे एक वैधानिक कर के रूप में दावा किया जाता था और यह कुल एकत्रित राजस्व का 10% होता था, न कि 25%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 117 नंबर सवाल है हमारा कि कैलाश मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक उदाहरण है। बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने द्रविड़ शैली में करवाया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसका जो निर्माण है कैलाश मंदिर का, वह कृष्ण द्वितीय ने नहीं बल्कि कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तीनों संगम किसके संरक्षण में संपन्न हुआ? तो तीनों जो संगम है वह पांडे राजा के संरक्षण में हुआ था दोस्तों। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला बनवाई थी? ये जो है यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है। कहाँ पर वेधशाला बनाया गया था सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा? तो आइए एक एक कर देखते थे। यह बनाया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में बनाया गया था, उज्जैन में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पर और बनाया गया था? मथुरा में बनाया गया था, वाराणसी में बनाया गया था। उदयपुर में नहीं बनाया गया था, बल्कि कहाँ पर बनाया गया था? यह जयपुर में बनाया गया था, ठीक है। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 में बनाया गया था। 1 2 4 5 किस में? तो ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित मामल्लपुरम के स्मारक समूह में शामिल है? यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें शामिल है? तो इसमें है पंच रथ, इसमें शामिल है, वराह गुफा इसमें शामिल है, सौर मंदिर इसमें शामिल है, और कौन कौन सा है? अर्जुन की तपस्या यानी गंगा अवतरण, यह भी है इसमें शामिल, और पत्थर का रथ, यह भी जो है पाषाण रथ हम्पी कर्नाटक में, यह भी इसके अंतर्गत शामिल है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 120 का क्या होगा? 120 का राइट आंसर होगा, अच्छा ये पत्थर का रथ जो है इसमें शामिल है। पत्थर, सॉरी, मामल्लपुरम के बारे में बोला जा रहा है। तो ये पत्थर का जो रथ है वह किसे है? तो यह रथ हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित नहीं। तो 1 2 3 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
121 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पित्रा शब्द का सही वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा पित्रा के बारे में कि संगमरमर या कठोर सतहों में अर्धकीमती पत्थरों को जरने की एक कला तकनीक थी पित्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 122 नंबर सवाल है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राजवंश और राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। पांड्य राज की राजधानी क्या थी? तो यह मदुरई थी। चेड़ की अगर बात करें, चेड़ की राजधानी क्या थी? तो यह थी वांची। और चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर। राइट आंसर हो जाएगा 2143। किसमें? 2143 ऑप्शन डी में। नेक्स्ट, मुगल इतिहास में सैयद बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन्हें कहा जाता है सैयद बंधु। जुल्फिकार खान नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 123 का राइट आंसर होगा ए। किस शासक के शासन ने 1738 में भारत पर आक्रमण किया था? सॉरी, किस देश के शासक ने 1738 में भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन आक्रमण किया था? तो ईरान देश के शासक ने 1738 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और यह कौन था? तो यह था नादिर शाह। 125 नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी द्वारा किया गया अंतिम सैन्य अभियान था? तो शिवाजी द्वारा अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित मराठा शासकों को उनके शासनकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो 126 नंबर अगर हम बात करें, 126 नंबर, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? संभाजी यानी 2। उसके बाद कौन? राजा राम यानी 3। उसके बाद कौन? शिवाजी द्वितीय ये 4। और उसके बाद कौन? छत्रपति साहू जी ये 1। ये आएंगे, ये इनका सही क्रम होगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसमें, तो यह ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, कन्नौज के संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य शामिल हुए थे? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सॉरी, राष्ट्रकूट होगा। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने इसमें भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा 127 का डी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो और अल्लाह खंड के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो चंद्रबरदाई हैं। और आल्हा खंड के जो लेखक है वो कौन है? तो जगनी के। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। पृथ्वीराज रासो के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, आल्हा खंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जगनिक इनके लेखक है, याद रखना है। 128 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 129 की बात करें तो सवाल है हमारा कि किस वर्ष अलवर्दी खान ने मुर्शिद कुली खां के परिवार को निर्वासित कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नागर शैली के मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है। आइए देखते हैं। तो इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते थे। बिल्कुल सही है। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता था। यह भी स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश में स्थित कंदड़िया महादेव मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक उदाहरण है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मैंने पूछा था कंदड़िया महादेव कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर आंसर दिया भी गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ है मंदिर और स्थान। कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा, यह कहाँ से देखने को मिला है आपको? तो यह आपको कहाँ से देखने को मिला होगा दोस्तों? तो यह आपको मिला है मथुरा से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? तो यह हम्पी में। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है? तो श्रवण बेलगोला में। ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। 1 3 2 4 किसमें? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, जीन बैपिस्ट ट्रेवेनियर जिन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ट्रेवेनियर से रिलेटेड। तो याद रखना है, ईरान के ये रहने वाले थे ट्रेवेनियर। 6 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। और ये क्या थे? तो पेशे से जौहरी थे। एक 133 नंबर हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। यात्री है और देश है। बारबोसा। बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली यात्री था बारबोसा। सैयदे अली रिस। सैयदे अली रिस कहाँ का रहने वाला था? तो यह तुर्की का रहने वाला था, यानी टर्की। एंटोनियो मोन्सेरेट
एंटोनियो मोन्सरेट जो था कहाँ का रहने वाला था, तो यह स्पेन का रहने वाला था। और पीटर मुंडी कहाँ का था, इंग्लैंड का रहने वाला। बहुत ही वीपीआई ये सवाल है, ये सब सवाल पूछ सकता है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किसमें, ऑप्शन सी में। गजपति शब्द जिसका अर्थ है हाथियों का स्वामी, मध्यकालीन भारत में किस शक्तिशाली शासक वंश को संदर्भित करता है, तो आपको मालूम होगा राइट आंसर, उड़ीसा के शासकों को यह संदर्भित करता है गजपति शब्द। नेक्स्ट, किस शासक ने तेलुगु भाषा में शासन कला पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्त माल्यात के नाम से जाना जाता है। अमुक्त माल्यात की रचना कृष्ण देवराय के द्वारा किया गया था, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 135 का बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, मराठों को हराया था। नेक्स्ट है 137 नंबर की, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था, तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया था इनको। अकबरनामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह 4 पुस्तकों में विभाजित है, तो गलत है, यह 3 पुस्तकों में विभाजित है, इसमें जिनमें पहली 2 पुस्तकें इतिहास कथन है। तो 1589 से शुरू होकर अब्बुल फजल ने आधिकारिक अभिलेखों, दस्तावेजों और मौखिक विवरणों से अकबरनामा पर 13 साल तक काम किया। इसे 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहली पुस्तक में आदम से लेकर अकबर के शासनकाल यानी पूर्वजों का वर्णन है, हम लोग देख चुके हैं। दूसरी पुस्तक में अकबर के शासनकाल का उल्लेख है, और तीसरी पुस्तक में आईने वरी का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण जो है इसमें दिया गया। तो यह स्टेटमेंट सही है, दूसरे भाग में विस्तृत विवरण है शासन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 139 नंबर सवाल है कि 20वीं सदी की शुरुआत में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो यह किसने किया था, तो यह किया था हेनरी बेवरिज ने। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष अकबर ने क्रमशः तीर्थ यात्रा कर और जजिया को समाप्त किया था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया था, तो इसके द्वारा समाप्त किया गया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर को हटाया कब किया था, 1564 ईस्वी में। फिर कौन लगाया था अकबर के बाद, तो औरंगजेब लगाया था जजिया कर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिद्धा के स्थान पर चहर तस्लीम और जमीन बोस को दरबारी रीति के रूप में अपनाया गया। सिद्धा एवं पैबोस के नाम से जानते हैं आप। तो यह था शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा भी सवाल है। शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का नाम क्या था, मैं भी नहीं जानता था, आज मैं भी जान जाऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तख्त ए मुरासा। तख्त तख्त ए मुरासा था इनके रत्न जड़ित सिंहासन का नाम। राइट आंसर हो जाएगा 142 का बी। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट ने अपने 2 सर्वोच्च रैंक के सरदारों जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान किया था। किसने किया था जय सिंह को, यह था मुगल शासक कौन, यह था औरंगजेब। औरंगजेब ने यह किया था। किसे, राजा की, मिर्जा राजा की उपाधि दिया था तो जय सिंह और जसवंत सिंह को। 144 नंबर हमारा सवाल है कि पहला जेसुइट मिशन फतेहपुर सिकरी में अकबर के दरबार में कब पहुंचा, तो यह पहुंचा था कब, 1580 ईस्वी में। भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन थे जिन्हें इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण और मानचित्र कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये कौन थे, तो ये थे दोस्तों कॉलिन मैकेंजी थे। कौन थे, कॉलिन मैकेंजी थे भारत के पहले सर्वेयर जनरल जिन्होंने इंजीनियरिंग, सर्वेक्षण और मानचित्र कला में इनको याद किया जाता है, कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट, अकबर की नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो अबुल फजल ने बताया कि सम्राट सूबो नामक प्रांतों में विभाजित था, जिनका शासन एक सूबेदार द्वारा किया जाता था, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों कार्य करता था। बिल्कुल यह सही है। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवान भी होता था, यह भी स्टेटमेंट सही है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अकबर की सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान आपको करना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो शासन के इस सिद्धांत का पालन जहांगीर और शाहजहां ने नहीं किया, यह स्टेटमेंट गलत इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है 148 नंबर की, मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात में अभियानों के साथ विंध्य से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार किसने किया था।
तो इसका विस्तार किया गया था बाजीराव प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है 149 नंबर की जाट शासक सूरजमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि कौन सा है। आइए देखते हैं कि उनका राजनीतिक नियंत्रण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैला था। जाट शासक सूरजमल का बिल्कुल सही है। उन्होंने भरतपुर में लोहगढ़ किला बनवाया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। और वीवीआई इसको कर लीजिए इस फैक्ट्स को। भरतपुर में लोहगढ़ किला का निर्माण किसने किया था? तो सूरजमल ने किया था, जो कि एक जाट शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की शादी मेहरुन्निसा से हुई थी, जो बाद में नूरजहां के नाम से जानी जाती है? तो सभी को मालूम होगा शहजादे सलीम, जिन्हें हम लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, उनकी शादी मेहरुन्निसा से हुई थी, जो बाद में नूरजहां के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।